हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। इससे पहले मैंने आपको टॉपर्स की कॉपी कराई थी और लगभग मैंने 25 वीडियोस कराए हैं और मैंने डिफरेंट टॉपिक पे डिफरेंट सब्जेक्ट पे अलग अलग टॉपर्स की कॉपियाँ कराई हैं और लगभग मैंने आपको 17-18 टॉपर्स की कॉपियाँ करा दी हैं। उन सब का वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, अगर आपने नहीं देखा तो देखें। उससे आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत सारे आंसर्स फ्रेमिंग के तरीके पता चलेंगे, कैसे फ्लो चार्ट बनाना, कैसे डायग्राम बनाना, वो सब बनाना ज़रूरी है। क्योंकि अब आपका आ चुका है रिज़ल्ट, ठीक है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का। तो जो लोग भी अब मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं वो लोग क्या करें, सबसे पहले तो हम आज आपको प्रीवियस ईयर पेपर आज से शुरुआत कर रहे हैं। हम 2018 से लेकर के 23 तक का कंप्लीट पेपर देखेंगे। उसमें हम जीएस और एसए के प्रश्नों को और उसके आंसर्स को भी देखेंगे और साथ ही साथ जीएस 1 से लेकर के 6 तक के सारे पेपर्स देखेंगे। हालांकि जीएस 1 से 4 तक 2023 तक देखेंगे और 22 तक, और 23 में चूँकि पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे हमारे 5 और 6 पेपर, तो उनको भी देख लेंगे, ठीक है। तो हम आज शुरुआत करेंगे जीएस 1 के प्रश्नों से और ये 2018 के प्रश्न रहेंगे। एक वीडियो में मैंने आपको जैसे टॉपर्स कॉपी में कराया था, मैं आपको 5 प्रश्न कराता हूँ, तो इसमें भी हम 5-5 प्रश्न करके, जैसे जीएस 1 का पेपर हम उठाएंगे 20 प्रश्न होते हैं, तो 2018 में जीएस 1 के पेपर को मैं आपको 4 वीडियोज़ में कवर करा दूंगा। 5, चूँकि 5 क्वेश्चन ये रहता है कि मुझे आपको बीच में बहुत सारी चीज़ें समझानी भी रहती हैं, वो भी मैं बताते हुए चलता हूँ आंसर राइटिंग में कैसे क्या यूज करें, ठीक है। तो ये सारी सीरीज जो है वो इसी तरह से चलती रहेगी। इसके साथ ही जब 2018 से 24 तक का 23 तक का मैं आपको पीवाईक्यूज़ करा दूंगा और मैं आपको इनरिचमेंट वाली कुछ चीज़ें भी प्रोवाइड कराऊंगा हर वीडियो के एंड में। तो ये चीज़ आप मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको, या मतलब कैसा लगेगा, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं अलग अलग वीडियो में, अलग अलग टॉपिक से जो क्वालिटी इनरिचमेंट वाली चीज़ें होती हैं आंसर राइटिंग के लिए, वो, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग बाकी कमेंट करके बताइए। और ये सब जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये अब मैं आपको बता दूँ, ये मैंने जो आपका घटना चक्र आता है उसकी पीवाईक्यू की बुक ली है, उससे मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वाली इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहाँ पे मैं आपको ये पीडीएफ डाल दूंगा। और जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं उस पे मैं इंग्लिश वाली पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों की अलग अलग डाल दूंगा, जिसको जहाँ से जो देखना है वो देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप वीडियो ज़रूर देखें, वीडियो देखें उसके बाद जा कर के खुद से पढ़ें। और इसके अलावा मैं आपको मेंस की स्ट्रेटजी पे एक वीडियो कल दूंगा, ताकि उसमें मैं आपको कंप्लीट जीएस 1 से लेकर 6 एसए आंसर राइटिंग क्या सोर्स फॉलो करें और कैसे क्या ओवरऑल अप्रोच रखें मेंस के लिए, वो लोग ज़रूर इसको देखें और इस सीरीज़ से जुड़े। हमारे सारे इनिशिएटिव इस पर अभी फ्री रहेंगे, अभी क्या मतलब फ्री ही रहेंगे, ठीक है। और 2025 सारा मटेरियल वगैरह भी आपको दिया जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम जो है उसका नाम भी प्राइम प्रभाकर है, आप सर्च करेंगे तो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो उस पर मैं आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मेंस के लिए दूंगा, हैंड रिटेन नोट्स वगैरह, और ये जो भी इस टाइप के नोट्स हैं वो वाले भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वहाँ पे। तो इतनी सारी बातें हो गई, अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो हम पहला प्रश्न देखेंगे 2018 में जीएस 1 का, ठीक है। सेक्शन 1 का मतलब है ये 125 शब्द वाले प्रश्न है, 8 नंबर वाले, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासतों में विलीनीकरण की भूमिका को स्पष्ट करिए। तो आपको पता है देश आज़ाद हुआ था तो जो अलग अलग रियासतें थीं उसका विलय किया गया था, 565 रियासतों का। तो उसमें सरदार पटेल की भूमिका का आपको जिक्र करना है, ठीक है। अब आप देखेंगे इसका इंट्रो, अभी ये वाला मतलब इसमें मुझे क्या अच्छा लगा इनकी बुक में, मैं पढ़ाने को या मतलब आंसर राइटिंग प्रीवियस ईयर कराने में आपको, देखो मार्केट में 3 तरह की अच्छी किताबें उपलब्ध हैं, आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं। एक दृष्टि आईएएस की, एक यूथ कंपटीशन की, और एक है घटना चक्र की। घटना चक्र की मैंने इसलिए उठाई है आपको समझाने के लिए क्योंकि इसमें जो प्रश्न दिया गया है इसको इन्होंने कोशिश करी है लगभग उतने ही शब्दों में लिखने की। अब मतलब जैसे 125 शब्द वाले ये क्वेश्चन है तो इन्होंने मैक्सिमम, जैसे अब इसमें इंट्रो जो है आपका 15 से 20 और मैक्सिमम 25 वर्ड का होना चाहिए, तो इन्होंने उतने ही वर्डों में इसको समाप्त करने का प्रयास किया है, ठीक है। बाकी दृष्टि या यूथ कंपटीशन को उठाएंगे तो उसमें थोड़ा शब्द सीमा ज़्यादा हो गई है, तो चूंकि हमें कम क्रिस्प करके आंसर लिखना तो इसलिए मैंने ये वाली उठाई। बाकी आप उनका भी ले सकते हैं। मेरे आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो उस पर मैंने आपको ऑलरेडी यूथ कंपटीशन का भी पीवाईक्यू कंप्लीट दे रखा है, ठीक है। नहीं मिल रहा है तो आप मैसेज करिए, मैं खुद ही और अभी उस पर फिर से अपडेट करके डाल दूँगा, ठीक है। तो सरदार पटेल की भूमिका की करनी है आपको भारत में रियासतों के विलीनीकरण से।
पहला पॉइंट हमारा क्या है, अब इसमें इंट्रो देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रियासत विभाग के मंत्री थे। उन्होंने कैरेट एवं स्टिक, ठीक है, की नीति अपनाकर लगभग 565 रियासतों का भारत में विलय कराया। अब ये जो आपने लिख दिया यहाँ पे कैरेट एवं स्टिक की नीति, तो कैरेट का मतलब गाजर, स्टिक मतलब छड़ी। तो गाजर खिलाते थे वो, ऐसा कहा जाता है उनके बारे में, और छड़ी एक हाथ में रखते थे ताकि मतलब वो डर भी दिखाते थे और मीठा मतलब प्यार से भी बात करते थे, ठीक है। तो कैरेट एवं स्टिक की नीति अपनाकर 565 रियासतों का भारत में विलय कराया। और ये थोड़ा सा इंट्रो आपने दे दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। अब अगला इन्होंने क्या लिखा कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के अंतर्गत 3 प्रकार के राजनीतिक क्षेत्र थे। तो अब इन्होंने देखो उस समय के भारत का राजनीतिक क्षेत्र दर्शाया कि कैसा भारत था स्वतंत्रता के बाद। तो नंबर 1 ब्रिटिश भारत का क्षेत्र, फिर देसी राज्य या रियासती क्षेत्र, और फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र। आपको पता है फ्रांस और पुर्तगाल वाले तो 1962 में जाकर के ये गोवा वगैरह वाला क्षेत्र छोड़े हैं, ठीक है, गोवा पुडुचेरी वगैरह। गोवा जो था वो पुर्तगालियों के अधीन था और पुडुचेरी फ्रांसीसियों के। तो यहाँ पे ब्रिटिश भारत का क्षेत्र था, देसी राज्य एवं रियासतें थे, फ्रांस और पुर्तगालियों के औपनिवेशिक क्षेत्र थे। तो ये भारत की उस समय राजनीतिक स्थिति थी। यहाँ पे जो इन्होंने इसमें नहीं किया गया है, आपको करना है आंसर में, आप मतलब एक रफली ऐसे करके भारत का मैप बनाएंगे, मतलब इस तरह से मैंने ऐसे आपको रफ वर्क समझा दिया, और इसमें आप लोग अलग अलग पेन या फिर उसी में कोई निशान करके आप इसमें चीज़ों को दिखा देंगे कि क्या भारत का मैप था, क्या प्रांत एवं पुर्तगालियों के अधीन था, और क्या देसी राज्य एवं रियासतें थीं। मैप पे अगर दिखाएंगे तो आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, और मेंस में यही 1-2 नंबर जो एक्स्ट्रा होते हैं ये आपको अच्छा मार्क्स दिलाते हैं। अब इन्होंने क्या लिखा कि आज़ादी प्राप्ति के बाद वास्तव में देशी रियासतों का भारत में विलीनीकरण एक प्रमुख जटिल मुद्दा था। माउंटबेटन द्वारा प्रस्तावित स्वतंत्रता प्रस्ताव में प्रावधान था, क्या था कि देशी रियासतें रजवाड़े भारत या पाकिस्तान में किसी एक में विलय कर लेंगी। उन्होंने कहा कि देशी जो रियासतें हैं या रजवाड़े हैं वो भारत या पाकिस्तान में से किसी भी एक में विलय कर सकती हैं। दूसरा, यदि वे चाहें तो दोनों से अलग स्वतंत्रता को बनाए भी रख सकती हैं, ठीक है। फिर अगला है, इन प्रावधानों के कारण भारत का राष्ट्रीय एकीकरण एक प्रमुख समस्या थी। तो राष्ट्रीय एकीकरण में समस्या क्या थी ये बताया, क्योंकि भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम था उसमें ही ये प्रावधान था कि वो भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में जुड़ सकती हैं या फिर चाहें तो स्वतंत्र रियासत भी रह सकती हैं। तो यही कारण था कि एकीकरण में समस्या आई, जिसका समाधान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने सचिव वीपी मेनन के साथ मिलकर किया। पटेल ने इस एकीकरण के लिए 3 तरह की तीन तरह के प्रयोग किए, मतलब 3 तरह के उन्होंने तरीके अपनाए। जैसे लोभ, उन्होंने लालच दिया राज्यों को, प्रिवी पर्स दिया और भय दिखाया। तो लोभ, प्रिवी पर्स और भय, इसको आपको जिक्र जरूर करना है। और जैसे इसमें बना है या आप इस तरह के बना करके या फिर मतलब इस टाइप में आप ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे लोभ लिख सकते हैं, प्रिवी पर्स और भय वगैरह। आप मेरी PYQs वाली वीडियो देखिए, PYQ नहीं टॉपर्स कॉपी वाली, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, फ्लो चार्ट, डायग्राम। बाकी अभी आप जुड़ जाइए चैनल से, मेन टेलीग्राम से, उस पर मैं सारी डायग्राम, फ्लो चार्ट कैसे क्या बनाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं और वीडियोज़ भी आपको मिलेंगे आगे इस पर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लिखिए अपने। देखिए, इस वीडियो को सिर्फ ऐसे देख लेने से या आप खुद से भी अगर पढ़ रहे हैं तो PYQs को पढ़ लेने से कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा अगर आप इसका मतलब थोड़ा विवेकपूर्ण अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे इन चीज़ों का। जैसे आप सरदार पटेल का जब भी जिक्र आएगा एकीकरण में, आपको ऐसे लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, तो वीपी मेनन का आप जिक्र करेंगे, ठीक है। कैरेट एवं स्टिक की नीति का जिक्र करेंगे। ये कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स नहीं लिखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको नंबर नहीं मिलेगा। और ये अब इन्होंने 3 तरह की, लोभ, प्रिवी पर्स और भय, इसको आपको लिखना ही लिखना है। तो इत्यादि तरीकों का इस्तेमाल किया। अब उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, अब हम इन तीनों के उदाहरण दे देंगे उन्होंने क्या क्या अपनाए। जैसे त्रावणकोर जो कि 1947, आप सन वगैरह जरूर लिखेंगे, इससे ये लगता है कि आपकी जो जानकारी है वो बहुत ही पुख्ता है, ठीक है। तो त्रावणकोर का विलय हुआ तत्कालीन राज्य में समाजवादी प्रवृत्ति के बढ़ते जोर के कारण भय से सर CP अय्यर तत्कालीन दीवान को करना पड़ा था। तो ये जो त्रावणकोर का विलय हुआ था ये भय के कारण हुआ था, ठीक। जोधपुर को विभिन्न लाभों का प्रस्ताव दिया गया था। जोधपुर का जो प्रस्ताव है वो जो था वो लोभ के कारण दिया गया था। इस प्रकार जहाँ जैसा संभव हुआ वहाँ वैसा पटेल जी के द्वारा किया गया। अब जूनागढ़, और अगर इसकी बात करी जाए, जूनागढ़ 1948, हैदराबाद 1948। आपको पता है जूनागढ़, हैदराबाद, इन्हीं सब में सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी। इसमें ऑपरेशन पोलो चला था, आपको पता है ऑपरेशन पोलो चलाया गया था आपके
हैदराबाद वाले में, ठीक। कश्मीर 1947, तो 3 ही रियासत ऐसी थी जिसमें इनको मतलब स्टिक का सहारा लेना पड़ा था। तो जूनागढ़ और ये हैदराबाद और कश्मीर, इसके विलय में सैन्य एवं पुलिस कार्यवाही की मदद ली गई थी। वस्तुतः इतनी विकट स्वास्थ्य परिस्थितियों में राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण जैसे ज्वलंत मुद्दे के समाधान में सशक्त भूमिका रही थी। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बता दी, और ये सारा चूँकि पटेल के ही नेतृत्व में हो रहा था। तो अब इन्होंने यहाँ पे इंट्रो कर दिया, सॉरी इंट्रो नहीं, कंक्लूजन कर दिया। इनकी तुलना बिस्मार्क से की जाती, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में उनकी तुलना बिस्मार्क से की जाती, किंतु जहां बिस्मार्क ने ऐसा ही कार्य 1860 में जर्मनी के एकीकरण एवं लौह एवं रक्त की नीति अपनाकर किया, वहीं ये कार्य पटेल के ने बिना रक्तपात किए शांति से कैरेट और मिस्टिक की नीति को अपना करके, इसलिए पटेल इस कार्य में बिस्मार्क से आगे निकल जाते हैं। अब ये चीज़ जो इन्होंने लिखाई है, जैसे पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, लेकिन अगर देखा जाए वस्तुतः इसको और सच्चाई से और तटस्थ होकर मूल्यांकन किया जाए तो पटेल का जो मतलब कार्य था वो बिस्मार्क से कहीं अधिक था, क्योंकि बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण जब किया तो उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनी, मतलब बहुत खून बहा वहाँ पे, बहुत रक्त बह गया, लोगों की हत्याएं हुई, लोग मारे गए, युद्ध हुआ, ये सब हुआ। लेकिन पटेल ने बिना रक्तपात किए, खून नहीं बहा था, ठीक है। और इन्होंने शांति से कैरेट की और स्टिक की नीति में, और स्टिक की नीति केवल 3 स्टेट में की गई थी। तो ये कहीं ना कहीं बिस्मार्क से भी आगे थे। तो इस बात का जिक्र करते हुए आपको बिस्मार्क को भी कम नहीं दिखाना, लेकिन अपनी बात को ऐसे प्रेजेंट करना है कि बिस्मार्क से बहुत आगे पटेल थे, और ऐसा करके उन्होंने अपना कंक्लूजन कर दिया। इस आंसर को आप अगर, हालांकि इसमें इस टाइप के आंसर लिखे हैं, इसमें इससे आपको उठाना है पॉइंट्स, ठीक है। आपको आंसर बुलेट प्रूफ फॉर्म में लिखना है ये सारी चीज़ों को। तो इस तरह से इन्होंने मतलब लगभग उतने ही शब्दों में इनको समेटने का प्रयास किया, 10-20 शब्द इधर उधर हो जाते हैं। अब चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पे। जो दूसरा प्रश्न है वो है विश्व शांति की स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन करना है। अब इसका इंट्रो देखो क्या क्या लिखा गया है कि मानवतावादी मूल्य एवं भ्रातृत्व भावना के विकास के साथ साथ ध्यान धारणा विधि द्वारा चरित्र निर्माण के माध्यम से शांतिपूर्ण एवं सही अस्तित्व की भावना से सामाजिक जीवन के पद्धति निर्माण में बौद्ध साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण। अब इनका इंट्रो आप देखें तो इसमें कीवर्ड्स क्या निकल करके आ रहे हैं। इस आंसर में इन्होंने क्या किया है कि ये इन चीज़ों को हाईलाइट कर दिया, जैसे मानवतावादी मूल्य, भ्रातृत्व भावना, ध्यान धारणा विधि द्वारा चरित्र निर्माण, ठीक है, और दूसरा क्या है, शांतिपूर्ण एवं सही अस्तित्व और सामाजिक जीवन पद्धति। ये सारी चीज़ें बौद्ध साहित्य की केंद्र में है। अब आप लोग बौद्ध साहित्य के केंद्र में क्या क्या बातें हैं, ऐसे एरो बना करके अपने नोट्स में इन सारी चीज़ों को लिखें, तभी प्रीवियस ईयर के आंसर देखने का फ़ायदा होगा। अब ये इंट्रो विश्व शांति में बौद्ध साहित्य की भूमिका, इस तरह का आपको फ्लो चार्ट और डायग्राम ऐसे ही एज इट इज़ कॉपी करके चले आना है। विश्व शांति में बौद्ध साहित्य की भूमिका, नंबर 1 क्या है, अहिंसा, नंबर 2 क्या है, ध्यान एवं योग, नंबर 3 है करुणा, नंबर 4 है प्रेम एवं भ्रातृत्व। तो ये 4 जो हैं चीज़ें आपको ऐसे ही छाप करके आ जानी, विश्व शांति में बौद्ध साहित्य की भूमिका, अहिंसा, ध्यान एवं योग। अब हालांकि जैसे आप ध्यान एवं योग करेंगे, अब इसको आज के समय में आपको पता है जो भारत का आयुष है और या फिर जो योग है, जो 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इससे लिंकअप करते हुए चलेंगे तो ये रहेगा कि आप उसको करंट से कैसे रिलेट कर रहे हैं। आज भी बौद्ध साहित्य या बौद्ध का जो ज्ञान है वो कैसे प्रासंगिक है, वो भी चीज़ें निकल करके आएंगी। या करुणा वाली चीज़ों को आप दिखा सकते हैं। भारत में जो कभी कभी भारत में या मतलब मिडिल ईस्ट में जो, या फिर अफ्रीकन देशों में, जो कैरेबियाई देशों में जो मिस ऑर्डर वाली समस्या रहती है, इंडिया में जो मणिपुर वगैरह वाली चीज़ें रहती हैं, उसमें जो जघन्य अपराध या जघन्य घटनाएं होते सकती हैं, उसमें करुणा का योगदान, इस तरह से आप करंट से चीज़ों को रिलेट करेंगे, ठीक है। प्रेम भ्रातृत्व तो आज के समय में थोड़ा बहुत मतलब दुनिया में और भारत में हर जगह पे मतलब एक तरह से आपको स्पेसिफिक मेंशन नहीं करना है चीज़ों का इसमें, क्योंकि थोड़ा सा सांप्रदायिक चीज़ों में बचना होगा, हमें तटस्थ दिखना होगा। तो इसमें थोड़ा जो सांप्रदायिकता वगैरह है उससे फ़ायदा मिलेगा। अहिंसा आपको पता है कितना ज़रूरी है, तो इसको आप थोड़ा करंट के एग्जाम्पल इस तरह से रिलेट कर देंगे, बस आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा कि अहिंसा की नीति यह सही अस्तित्व की जीवन पद्धति का मूल आधार है, जो समाजवादी जीवन पद्धति के करीब भी, अतः लोकतांत्रिक भावना के विस्तार में अहिंसा मूल तत्व है। प्रेम भ्रातृत्व की भावना, इससे लोगों में आस्था और समन्वय की प्राप्ति होती। करुणा की भावना लोक कल्याण को जन्म देती है भावना। ध्यान एवं योग के साथ अनुशासित जीवन यह व्यक्ति को संयमी बनाता है, ठीक है। अब अगला इन्होंने पॉइंट लिखा कि ये सभी बौद्ध साहित्य में विस्तार से पाए जाते हैं, जिसकी झलक हमें संयुक्त राष्ट्र के कल्याणकारी कार्य, लोकतांत्रिक भावना, निशस्त्रीकरण, विश्व शांति हेतु संलग्न विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों इत्यादि के मूल में मिलती है। ऐसे ही मूल्यों का तंत्र बौद्ध साहित्य की भूमिका को वर्तमान में महत्वपूर्ण बनाता है, ठीक है।
तो ये हमारा मतलब बौद्ध साहित्य वाला दूसरा वाला आंसर जो है वो हो गया। क्योंकि ये आंसर जो क्या था आप समझिए, इसमें आपको बौद्ध साहित्य नहीं बताना था, इसलिए आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें बौद्ध साहित्य का जिक्र नहीं। हालांकि मैं इतना कहूँगा इस आंसर में जो मुझे कमी दिख रही दूसरे वाले में, कमी क्या मतलब, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आप समझें इनको। इसमें कहीं पर भी किसी भी बौद्ध साहित्य का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन आप लोग अपने आंसर में 3-4 बौद्ध साहित्यों का जिक्र कर देंगे। यहाँ तक कि जो आपके त्रिपिटक हैं उनका तो जिक्र आप जरूर करेंगे कि त्रिपिटक हैं ये बौद्ध साहित्य हैं, बस इतना कर देंगे। अब उसकी डिटेलिंग में नहीं जाना है, उतना बस सिर्फ जिक्र। हालांकि आपका क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा था विश्व शांति में, इसीलिए यूएन वगैरह का एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। विश्व शांति में बौद्ध साहित्य की भूमिका। अगला हमारा क्वेश्चन है महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के मध्यम मार्गी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते थे, तर्कपूर्ण व्याख्या करना है। तो ये जो लाइन लिखी गई कि महात्मा गांधी जो हैं ये भारतीय राजनीति के मध्य मार्गी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसकी आपको तर्कपूर्ण व्याख्या करनी है। तो अब देखते हैं इसमें क्या इंट्रो लिखा गया कि राजनीतिक नेतृत्व किसी भी समाज को दिशा दिखाते हैं। महात्मा गांधी मध्यम मार्गी दृष्टिकोण अतिवादियों तथा पुरातनवादियों के मध्य का मार्ग है। तो आपको पता है उस समय 2 धड़े थे मध्यम, एक तो था आपका गरमपंथी और नरमपंथी, मतलब नरम दल गौरम दल, लेकिन महात्मा गांधी दोनों के बीच में कहीं ना कहीं खड़े थे, तो इसी कारण इनको मध्यम मार्ग कहते हैं। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। तत्कालीन भारत में पुरातन एवं अतिवादी विचारों का बोलबाला था। उस समय का भारत धर्म, संप्रदाय, जाति, ऊंच नीच और छुआछूत जैसी समस्याओं से ग्रसित था। ये जरूर आपको दिखाना है। हिस्ट्री के आंसर्स में खासकर मॉडर्न और मिडाइवल में आपको तत्कालीन भारत की परिस्थितियां पता होना चाहिए, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो परिस्थितियां थी उस समय क्या थी वो आपको पता होना चाहिए, और गांधी ने कैसे उसको टैकल किया वो सारी चीज़ें। फिर है औपनिवेशिक शासन इस विभाजन की खाई को फूट डालो और राज करो की नीति से बढ़ा रही थी। क्योंकि इतनी सारी समस्याएं ऑलरेडी थी, अलग अलग धर्म थे, संप्रदाय थे, जातियां थी, ऊंच नीच का भाव था, छुआछूत था, ठीक है, अनटचेबिलिटी वगैरह थी, और उसके साथ ही जो औपनिवेशिक शासन था वो फूट डालो और राज करो की नीति और भी बढ़ा रहा था, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया देखो। अब ये जो उस समय की सांप्रदायिक स्थिति थी और गांधी कैसे मध्यम मार्गी थे, इसके लिए गांधी जी ने क्या अपनाया, अहिंसा का मार्ग अपनाया, असहयोग किया, ट्रस्टीशिप की भावना मतलब इन्होंने सिद्धांत दिया, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, सत्याग्रह की बात की, सर्वोदय की बात की और हरिजन उद्धार की बात की। तो ये सारी, अब कहीं पर भी गांधी का जिक्र अगर सिर्फ और सिर्फ आंदोलन जो गांधी ने किए तो उसके अलावा गांधी की बातों पे लिखने का आ जाए तो ये 7 चीज़ें आपको लिख के ही आनी है। अब इन 7 चीज़ें आपके नोट्स में होनी चाहिए गांधी के बारे में, ठीक है। फिर अगला है जैसे विचारों का विकास किया, उनका मानना था कि भारत को इन विचारों के द्वारा ही सृजित किया जा सकता है। गांधी जी ने इसके लिए मध्यम मार्ग का चुनाव किया। अब इसके पक्ष में आपको चूंकि तर्क दिखना है, क्वेश्चन में था कि तर्कपूर्ण व्याख्या करें। तर्क क्या है कि पूंजीवादी पूंजी को व्यक्ति के अधिकार से जोड़ते हैं, वहीं वामपंथी पूंजी को सामाजिक संपत्ति मानते हैं। देखो पूंजीवादी व्यक्ति क्या कहता है कि जो पूंजी है व्यक्ति का अपना अधिकार है, व्यक्ति की निजी संपत्ति है, और वामपंथी यानी कि जो हमारे कम्युनिस्ट लोग हैं वो कहते हैं कि जो पूंजी है वो सामाजिक संपत्ति है, समाज का है, ठीक है। गांधी जी ने पूंजी को ना तो सामाजिक बताया ना ही व्यक्ति का निजी बताया, उन्होंने पूंजी को ट्रस्टी सिद्धांत से जोड़ दिया। उसने कहा कि जो व्यक्ति से जुड़े हुए भी हृदय परिवर्तन के द्वारा उस पूंजी को समाज से जोड़ता है। इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है पूंजी का ना तो मालिक है और ना ही पूंजी समाज की है, बल्कि जो व्यक्ति मालिक है पूंजी का, जिसकी पूंजी, वो उसका ट्रस्टी है, ठीक है, और वो हृदय परिवर्तन करे समाज के प्रति, गरीब या कमज़ोर लोगों के प्रति, और हृदय परिवर्तन के द्वारा अपनी पूंजी को उसको ट्रांसफ़र कर दे। इन्होंने इस टाइप की बातें करी। अब गांधी जी का अब अगला पॉइंट इन्होंने क्या लिखा कि गांधी जी सत्याग्रह पर बल देते थे। उनका मानना था कि सत्याग्रह के माध्यम से प्राप्त स्वतंत्रता भारतीयों को जोड़ने का सबसे बड़ा अधिकार होगा। सत्याग्रह के लिए ही उन्होंने अहिंसा धर्म का पालन करने पर जोर दिया। अहिंसा और सत्याग्रह सर्वोदय लोकतांत्रिक राजनीति के मूलभूत गुण हैं, ठीक है। गांधी जी इन गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये गुण भी भारतीय राजनीति में मध्यम मार्गी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सारे को आपको लिखना है पॉइंट वाइज में, मतलब ऐसे या ऐसे कुछ भी करके बुलेट प्रूफ पॉइंट आपको बनाने हैं। फिर इन्होंने इंट्रो कर दिया खत्म कि इन्हीं विचारों पर चलकर गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के साथ भारतीय राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ी, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का तीसरा प्रश्न। अब अगला हम आते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा हमारा प्रश्न है कि सांप्रदायिक हिंसा धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा भड़काई जाती है, असामाजिक तत्वों द्वारा प्रारंभ की जाती है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोत्साहित की जाती है, निहित स्वार्थों द्वारा वित्त पोषित होती। टिप्पणी करें। आपको टिप्पणी करना है इस एक लाइन पे, और ये लाइन क्या कहती है कि जो सांप्रदायिक हिंसा होती है वो भड़काई जाती है धार्मिक कट्टरपंथियों के द्वारा, प्रारंभ की जाती है असामाजिक तत्वों के द्वारा, प्रोत्साहित की जाती है राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, और वित्त पोषित होती है जिनके अपने निहित स्वार्थ होते हैं उसमें,
ठीक है। अब इन्होंने इंट्रो क्या लिखा कि सांप्रदायिक हिंसा एक प्रकार की हिंसा है जो नरजाति एवं सांप्रदायिक आधार पर होती है। तो इन्होंने मतलब ओवरऑल सांप्रदायिक हिंसा क्या होती है उसको बताया। सांप्रदायिक हिंसा शब्द जो है वो औपनिवेशिक सरकारों द्वारा गढ़ा गया शब्द है। इस शब्द का प्रयोग यह औपनिवेशिक शक्तियाँ तथा उपनिवेशों में धार्मिक एवं जाति हिंसा हेतु करती थी। अब इसमें शामिल क्या क्या तत्व होते हैं, देखो इस टाइप का आपको डायग्राम फ्लोचार्ट बना करके आना है कि धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा की जाने वाली रणनीति क्या होती। धार्मिक घृणा का प्रसार, तो दूसरे धर्म के बारे में लोग धार्मिक घृणा फैलाते हैं। मॉब लिंचिंग होती है, भीड़ आकर के हत्या कर दी है। अन्य धर्मों के प्रति नकारात्मक प्रचार प्रसार करा जाता है। आतंकवादी कृत्य भी शामिल होते हैं। सामान्य नागरिकों में दूरी पैदा कर दी जाती है, मतलब पीपल टू पीपल कनेक्शन जो है वो रोक दिया जाता है। युवाओं में धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये सारी इतने पॉइंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं धार्मिक कट्टरपंथियों हेतु जो रणनीति अपनाई जाती वो है। अब अगला है कि ध्यातव्य है कि राजनीति की जो है वो अक्सर सांप्रदायिक तनाव पैदा करके वोट बैंक को साधने का प्रयास करते हैं। इसके लक्ष्य में वो कैसे परिवर्तित होते हैं, देखो अब इसके क्या क्या रूप हैं। दंगे भड़का देना, हेट स्पीच को बढ़ावा देना, अन्य धर्मों को नीचा दिखाना और धार्मिक आधार पर राजनीतिक प्रचार एवं लामबंदी। तो ये सारे इसके धार्मिक जो सांप्रदायिकता है उसके रूप होते हैं। अगला है निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा वित्तीय रूप से सहायता प्राप्त सांप्रदायिक हिंसा अंततः समाज विभिन्न वर्गों में आपस में दूरी लाने के साथ साथ देश के विकास को बाधित करता है। तो ये सारी पॉइंट्स में मतलब इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। जो निम्नलिखित उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, NGOs के जरिए विदेशी वित्त की प्राप्ति। तो अलग अलग जो NGOs हैं वो उसके माध्यम से विदेशी वित्त बनने की विदेशी पैसा आता है। प्रभावकारी लोगों द्वारा वित्त पोषण होता है। न्यूज़पेपर एवं सोशल मीडिया के जरिए मिथ्या प्रचार होता है। गैर राज्यीय कारक जैसे आतंकवाद वगैरह भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये इंट्रो लिख दिया यहाँ पे कि सांप्रदायिक हिंसा किसी भी देश की एकता हेतु खतरा है। यह न केवल देश के विकास एवं सपनों के लिए जंजीर है बल्कि सामाजिक सद्भाव हेतु विष भी है, ठीक है। अब इन्होंने ये कैसे सांप्रदायिक हिंसा कैसे खराब है ये भी दिखा दिया। हालांकि मेरा मानना है इस पर आपका जो इंट्रो है वो होना चाहिए थोड़ा सा वे फॉरवर्ड, मतलब आप 2-4 तरीके एक लाइन में बताते हुए चले कैसे इसको रोका जा सकता है, ठीक है। इसका जिक्र जरूर करें। अगला और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 5वां प्रश्न है, भारत में स्त्रियों की बदलती परिस्थिति यानी कि स्टेटस का मूल्यांकन करना है। तो स्त्रियों की जो बदलती स्थिति है उसका मूल्यांकन आपको करना है। तो इसका इन्होंने इंट्रो क्या लिखा कि जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक दुनिया के कल्याण में के बारे में सोचना असंभव है। ये स्वामी विवेकानंद का कथन था। तो स्वामी विवेकानंद भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है, इन सुधारों को निम्न बिंदुओं के तहत समझा जा सकता है। अब इस कोट को आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए। इसको एस्से में जब भी महिलाओं से संबंधित अगर एस्से लिखना है उसमें भी कोट करिए। कहीं पर भी मतलब जिक्र करना महिलाओं से रिलेटेड। स्वामी विवेकानंद का ये वाला कोट है, एक अंबेडकर जी का कोट है कि किसी भी देश की वास्तविक अगर कंडीशन जाननी है, वास्तविक परिस्थितियाँ जाननी है तो वहाँ के महिलाओं की स्थिति जाननी है। तो वो अंबेडकर जी का कोट है, ये स्वामी विवेकानंद जी का कोट है, है। ये आपको रटे होने चाहिए, एस्से वगैरह में लिखने में काम आते हैं कि जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक दुनिया के कल्याण के बारे में सोचना असंभव है, ठीक है। फिर अगला है सामाजिक परिवर्तन। तो महिलाओं में क्या क्या परिवर्तन हुए। स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में स्त्रियों की परिस्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया, सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन देखते हैं। पारिवारिक निर्णय निर्माण में 1990 के बाद उनकी भूमिका बढ़ी है क्योंकि LPG आया था, ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक है। शिक्षा, मनोरंजन, पोषण इत्यादि गतिविधियों में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है। बच्चों के जन्म को लेकर दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है। फिर पितृसत्तात्मक समाज के लक्षण सने सने ढीले पड़ रहे हैं, यद्यपि गति बहुत धीमी है। अब आर्थिक परिवर्तन क्या आया देखते हैं। वैश्वीकरण के पहले कार्य सहमति दर में स्त्रियों की अच्छी सहभागिता थी। अनौपचारिक और कृषि आर्थिक गतिविधियों में संलग्न थी, लेकिन 1990 के बाद औपचारिक क्षेत्र में इनकी भूमिका बढ़ी और कृषि एवं अनौपचारिक क्षेत्र में इनकी भूमिका कम हुई क्योंकि बढ़ती यंत्रीकरण ने रोजगार के अवसर कम किए। साथ ही आर्थिक क्षेत्र में निवेशक के रूप में महिलाएं खुलकर सामने आईं। फैशन, कपड़े, मनोरंजन इत्यादि उद्यमों में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति को बढ़ाया है। फिर आते हैं हम राजनीतिक क्षेत्र में। तो राजनीतिक क्षेत्र में पंचायती जो राज है उसके संवैधानिकरण के बाद स्त्रियों की भूमिका सशक्त हुई। आपको पता 33% आरक्षण है। हालांकि इस आंसर में बहुत सारी पॉइंट्स जो फैक्ट छूटे वो आपको जिक्र करना, जैसे 33% आरक्षण पंचायती राज में, इसको आपको जिक्र करना है। अभी जो नया महिलाओं का जो बिल आया है मातृवंदन योजना, उसके तहत आपको पता है कि उनका जो ये कर दिया गया है 33% जो आरक्षण है वो अब लोकसभा और विधानसभा में लागू होगा। अभी लागू नहीं हुआ लेकिन बिल कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से कानून बन गया है, तो उसका भी जिक्र आपको यहाँ पर करना है। साथ ही राजनीतिक रूप में ये सशक्त हुई, कई संवैधानिक पदों पर इनकी नियुक्ति हुई है। बदली उपराष्ट्रपति को विशेषकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति चुना जाना, ये भी आपको लिखना है। महिलाओं की स्थिति में हो रहे सकारात्मक परिवर्तन को इंगित करता है। तो ये राजनीतिक मतलब बदलाव इसमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है।
तो ये इन्होंने मतलब महिलाओं वाला आंसर इन्होंने कोट कर दिया, हालांकि थोड़ा छोटा आंसर, कुछ चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें इसमें नहीं लिखी गई। अब शहरी समस्याओं के समाधान का विवेचना करना है आपको, ठीक है। तो हमारे आज के प्रश्न हो गए। अब आप मुझे बताएं, एक मिनट, हाँ, कि ये जो मैं इस तरह से आपको वीडियोज़ करा रहा हूँ PYQs के, ये कैसे हैं, और जो जो मैं चीज़ें एक्स्ट्रा बताते चलता हूँ वो सब कैसी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपना पॉइंट ज़रूर करें। अब अगले वीडियोज़ या फिर बाकी चीज़ें तभी अब आपको मिलेंगी जब आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि ये सर सीरीज़ जो है ऐसे ही चलाइए, ऐसे ही वीडियोज़ जारी रखिए। तो मैं आपको कंप्लीट, और मैं ये भी कह रहा हूँ इस मार्च भर में आपके कंप्लीट 2018 से लेकर के PYQ में करा दूंगा सारे सब्जेक्ट के, GS, हिंदी और एसए को भी मिला करके। तो एक महीने में मैं आपको ये कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। अभी मैं 5 करा रहा हूँ, फिर मैं 10-10 वीडियो कराऊंगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो रखूँगा 40-45 मिनट के, और ऐसे करके मैं आपको कंप्लीट PYQ करा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट ज़रूर करें आप लोग, बताएं मुझे कि ये सीरीज है या ठीक है, या मैं इसको किसी दूसरे वे में कराऊँ अच्छे से, थोड़ा बदलाव करके। और इसके अलावा मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी वाली वीडियो कर दूंगा। और मैं एक चीज़ और प्लान कर रहा हूँ, थोड़ा मतलब PYQ से हट के कुछ अन्य लगभग टॉप 200 या फिर टॉप 300 प्रश्न भी आपको कराए जाएँ, मतलब टोटल इनरिचमेंट के साथ साथ कैसे आंसर लिखे जा सकते हैं उन सब की वीडियोस। और साथ साथ में मैं बीच बीच में आपको टॉपर्स की कॉपी भी कराता चलूँगा। ऑलरेडी जो मैंने करा रखी है, उनको नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के साथ आप लोग कमेंट जरूर करें, बताएं वीडियोज़ कैसी लगी। एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।